नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने 5 बड़े फैसले लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, लेकिन इस बीच ममता के खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद पूरी तरह अब बगावत पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ हॉर्मुज में जहाज पर हमले से 24 भारतीय फंस गए और मिडिल ईस्ट में ईरान इसराइल के बीच मिसाइल वार फिर से हालत बिगाड़ रहा है। इस बीच युद्ध की वजह से एक और बड़ा प्रोजेक्ट अडानी के हाथ लग गया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। इंडिया गठबंधन की बैठक में 5 बड़े फैसले, विपक्ष ने सरकार को घेरा। टीएमसी के 14 बागी सांसदों की बीजेपी नेताओं से मुलाकात से हलचल बढ़ी। हॉर्मुज में जहाज पर हमला, 24 भारतीय फंसे, भारत ने जारी की एडवाइजरी। अडानी को मिला एक और बड़ा प्रोजेक्ट, मिला 10 साल का एलएनजी मरीन कॉन्ट्रैक्ट। ट्रंप का दावा, ईरान इसराइल चाहते सीज फायर, इसराइल बोला अभी नहीं। ट्रंप का दावा, ईरान इसराइल चाहते सीज फायर, इसराइल बोला अभी नहीं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ 5 बड़े फैसलों पर एक मत बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 5 बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। विपक्षी दलों ने तय किया है कि एसआईआर से चुनावों में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सीजेआई सूर्यकांत को एक संयुक्त पत्र भेजा जाएगा। बैठक में दूसरा बड़ा फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ। विपक्ष इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। तीसरे फैसले के तहत विपक्ष ने केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। चौथा फैसला विपक्षी एकता को और मजबूत करने से जुड़ा है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अब हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके तहत अगली बैठक हैदराबाद में होगी। 5वें और अंतिम फैसले के तहत संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के बीच एकता बनाए रखने पर सहमति बनी। तय किया गया है कि मॉनसून सत्र के दौरान रोज सुबह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें दिन भर की रणनीति तैयार की जाएगी और सरकार को घेरने के मुद्दों पर चर्चा होगी। इधर ममता इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई। उधर ममता के 14 बागी सांसद बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में 14 बागी सांसद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। खास बात ये रही कि इस मौके पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभेंदु खास तौर पर इसी बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। बैठक में बीजेपी नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी मौजूद रहे। टीएमसी की बागी सांसद डॉक्टर शर्मिला सरकार ने मीडिया को बताया कि 20 सांसद अलग गुट बनाने और एनडीए को सपोर्ट देने की तैयारी में हैं। उन्होंने बताया कि नए गुट की चीफ व्हिप काकोली घोष होंगी, जबकि शताब्दी घोष डिप्टी लीडर होंगी। इस सियासी उठापटक के बीच में अब ममता की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उठापटक के बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने बड़ा दावा किया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया। सौगत रॉय ने कहा कि वो उसी पार्टी के साथ रहेंगे जिसके चुनाव चिन्ह पर जीतकर संसद पहुंचे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका भरोसा ममता बनर्जी पर है और वो टीएमसी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सौगत रॉय का ये बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया है और हाल ही में एक बीजेपी नेता के घर पहुंचने के बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सौगत रॉय ने सुखेंदु के जाने को ज्यादा अहमियत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता कभी चुनाव जीत कर नहीं आया, उसके विचारों की राजनीतिक कीमत कितनी है ये सब जानते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जहांगीर देश छोड़कर भागने वाले थे। वो दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के प्रभावशाली नेता और टीएमसी के उम्मीदवार भी रहे हैं। उन पर पिछले 29 अप्रैल को हुए चुनाव के दौरान भारी धांधली और गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे। इस हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने वहां का मतदान रद्द करके 21 मई को दोबारा वोटिंग कराई थी। जहांगीर खान ने दोबारा हुए इस चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए थे और तभी से वो लगातार फरार चल रहे थे। इस फाल्टा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद से ही गांव के लोग जहांगीर पर जमीन हड़पने और अवैध वसूली के आरोप लगा रहे थे। जहांगीर खान को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी और खास नेता माना जाता है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से गिरफ्तार होने वाले टीएमसी नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पिछले हफ्ते ही एनआईए ने बम धमाके के आरोप में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को भी गिरफ्तार किया था। अब तक भ्रष्टाचार और उगाही जैसे गंभीर मामलों में टीएमसी के सैकड़ों छोटे बड़े नेताओं को जेल भेजा जा चुका है।
ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम की संभावनाओं के बीच हॉर्मुज में जोरदार हमला हुआ है। ओमान तट के पास गुजर रहे एक जहाज पर हमला होने की खबर सामने आई है, जिसमें 24 भारतीय नाविक फंसे हुए बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में जहाज से काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। संगठन का दावा है कि जहाज पर मौजूद 24 भारतीय नाविकों ने इंडियन नेवी से तत्काल मदद की अपील की है। इस वीडियो के सामने आने के बाद नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर हालात को गंभीर देखते हुए ईरान में भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई सीधे देश के प्रधानमंत्री से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री की नाकामी की जिम्मेदारी तो आखिर सरकार को ही लेनी पड़ेगी। दीपके ने तंज कसते हुए पूछा कि जो सरकार विदेश में युद्ध रुकवा सकती है, वो देश में एक अदद पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नीट परीक्षा के छात्र सुसाइड करने पर मजबूर हैं। उसके साथ ही सीबीएसई के करीब 17 लाख छात्रों की कॉपियां जांचने में भयंकर भूल हुई है। सीयूईटी परीक्षा के दौरान भी सरकारी सर्वर पूरी तरह ठप हो गए थे। एसएससी जीडी के 40 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। कुल मिलाकर देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये बुलेटिन अब आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राम मंदिर दान पात्र में गबन का आरोप, जांच और सियासत तेज। अडानी पोर्ट्स को अर्जेंटीना में 10 साल का एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट मिला। ट्रंप बोले इसराइल और ईरान सीज फायर चाहते हैं। इसराइल ईरान तनाव बढ़ा, मिसाइल हमलों से अफरा तफरी। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से दान पात्र में डाली गई धनराशि में गबन के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धनराशि की गिनती में लगे कुछ कर्मियों पर हेरफेर का शक जताया गया है और ऐसे करीब 4 संदिग्ध कर्मियों को चिन्हित करके उनसे पूछताछ भी की गई है। चर्चा ये भी है कि कुछ रकम बरामद हुई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ये मामला पिछले 3 दिनों से चर्चा में है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट, सुरक्षा एजेंसियां और जिम्मेदार अधिकारी इस पर खुलकर अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर मामले पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। उन्होंने न्यायालय से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया और कार्रवाई की बात कही। दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट चल रहा है, जिसमें ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक ऑडिट में कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी सामने नहीं आई। अडानी के हाथ में एक और बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को अर्जेंटीना में देश के पहले एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस डील के साथ कंपनी के साउथ अमेरिका में अपनी एंट्री कर ली है और इंटरनेशनल मरीन सर्विसेज नेटवर्क को और मजबूत किया है। कंपनी के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी सब्सिडियरी अडानी हार्बर इंटरनेशनल FZCO को अर्जेंटीना की मेरिडियन ग्रुप के साथ मिलकर मिला है। ये टेंडर साउदर्न एनर्जी एसए द्वारा ग्लोबल स्तर पर आयोजित किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अडानी की कंपनी कैरियर्स के लिए टग बोट ऑपरेशन, ऑफशोर लॉजिस्टिक सपोर्ट और क्रू ट्रांसफर जैसी सेवाएं देगी। कंपनी ने कहा है कि अर्जेंटीना अब एक बड़े एलएनजी सप्लायर के रूप में उभर रहा है और 2027 से भारत सहित अन्य देशों को सालाना करीब 10 मिलियन टन एलएनजी एक्सपोर्ट की योजना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि इसराइल और ईरान दोनों तुरंत सीज फायर चाहते हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक अंतिम समझौता नहीं होता तब तक प्रतिबंध और दबाव जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच इस्राएली सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि इसराइल आने वाले कई दिनों तक ईरान के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहा है और ये संघर्ष अभी लंबा चल सकता है। आईडीएफ ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने अप्रैल में अमेरिका के साथ हुए सीज फायर का उल्लंघन किया, क्योंकि रविवार रात ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसराइल द्वारा लेबनान में सीज फायर तोड़ने के जवाब में ईरान ने इस्राएली ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इसराइल के लेबनान में बार बार सीज फायर तोड़ने के जवाब में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस हमले के बाद इसराइल के गोलान हाइट्स, हाइफा और नाजरेत जैसे कई शहरों में सायरन गूंज उठे। अचानक हुए इस हमले से इसराइल में भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा को देखते हुए इसराइल ने अगले आदेश तक सभी स्कूलों को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान का आरोप है कि इसराइल ने लेबनान में प्रतिबंधित फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर बड़ी तबाही मचा दी।
उसने बेरूत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने हमले नहीं रोके तो आगे और भी घातक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस पूरे विवाद के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चुप्पी को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.